आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की रिवीजन क्लासेज के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में केवल आपको ठोस आकृतियां पढ़नी है, जिसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोले के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि घन और घनाभ कैसे होते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली देखो दिखा देता हूं, ताकि एग्जाम में आपको कम से कम समय में आकृतियां याद हो जाए। आपके पास में मान लीजिए ये एक घन है। घन ऐसी आकृति होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। और घनाभ जो है उसमें तीनों बराबर नहीं होती, उसमें कोई दो बराबर हो सकती है, लेकिन तीनों बराबर नहीं होगी, हो सकता है तीनों अलग अलग हो। अब देखते हैं सबसे पहले कि घन का निर्माण कैसे होता है। तो आप जानते हैं कि घन की सारी भुजाएं बराबर है, तो सामने से देखने पे आपको एक वर्ग दिखाई देता है। और ऐसे ही मान लीजिए इसके पीछे एक वर्ग रखा जाए, एक वर्ग बाईं साइड, एक दाईं साइड, एक ऊपर और एक नीचे, तो 6 वर्ग मिलकर एक घन का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सामने, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं, तो कुल मिला के इसमें 6 वर्गाकार फलकियां होती है। उनको अगर जोड़ दिया जाए तो घन का निर्माण होता है। तो पूछ लिया जाए कि घन का निर्माण किससे होता है, तो इसका निर्माण होता है वर्ग से, मतलब स्क्वायर से। उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे घनाभ का निर्माण किससे होता है। दोनों आकृतियां हम साथ में पढ़ेंगे। घनाभ का निर्माण है तो इसमें देखो, जैसे ये डस्टर है, ये एक घनाभ टाइप की आकृति है, तो इसका निर्माण किससे हुआ, तो आपको पता है लंबाई अलग है और इसकी ऊंचाई अलग है, इसका मतलब ये आयत है। तो ऐसे ही इसमें एक आयत सामने की साइड में, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, इधर भी और इधर भी, तो कुल मिला के इसमें 6 आयत हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसकी ऊंचाई और चौड़ाई बराबर है तो इस साइड में एक वर्ग हो सकता है और इस साइड में भी एक वर्ग हो सकता है। लेकिन सीधे सीधे कहें तो इसका निर्माण आयत के द्वारा होता है। अब इन घन में क्या क्या चीजें होती है, तो इनमें 8 तो होते हैं कोने। एग्जाम में कई बार ये भी काम में आ सकता है। जैसे कोने का मतलब होता है कूट, जो मारवाड़ी में बोलते हैं कूट। तो यहाँ पे कोने कितने हैं, तो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे ही 8 कोने होते हैं घनाभ में। उसके बाद में होता है किनारा। किनारा का मतलब होता है एज, जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक किनारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद में 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ऐसे ही 9 10 11 और 12 किनारे यहाँ पे होते हैं। जैसे आपको सामने से देखने पे ये जो भुजाएं दिख रही है वो सारे किनारे हैं, तो आप गिन सकते हैं 4 भुजाएं, तो ये होगी और 4 ही होगी पीछे की साइड में, और 5 6 7 8, तो कुल मिला के 4 और 4 8 और 4 12 हो गए यहाँ पे किनारे। अब मान लीजिए कि ये जो घन है तो इसकी भुजा ए है, केवल ए सेंटीमीटर है, तो इसके जो टोटल किनारे हैं वो 12 गुणा ए हो जाएंगे। इस घन के टोटल किनारों का योग पूछ लिया जाए तो 12 ए हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए ए का मान है 10 सेंटीमीटर, जैसे इस भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर मानते हैं, और आपको पूछ लिया जाए कि इस घन के कुल किनारों का योग कितना होगा, तो आप जानते हैं 12 किनारे होंगे, तो 12 गुणा 10 120 आप बता सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इसमें लंबाई को एल से लिखें, चौड़ाई को बी से लिखें और ऊंचाई को एच से लिखें, और इसमें पूछ लिया जाए कि टोटल जो किनारे हैं उनका जोड़ कितना होगा, तो आपको पता है यहां से लेके यहां तक ये भी लंबाई, और ये पीछे जो दिखाई दे रही है वो भी लंबाई, ऐसे ये भी लंबाई, और यहाँ वाली है ये भी लंबाई, तो 4 जगह तो हो गई लंबाई। ऐसे ही 4 जगह हो जाएगी चौड़ाई, ये वाली भी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है और ये भी चौड़ाई है, तो 4 जगह हो जाएगी चौड़ाई। और ऐसे ही ऊंचाइयां हैं वो भी 4 जगह हो जाएगी। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में सवाल पूछ लिया गया था, इस कारण से बताना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई तीनों जुड़ेगी, लेकिन कितनी जगह, तीनों ही 4 जगह जुड़ेगी। तो आप लिख सकते हैं 4 कोष्टक एल प्लस बी प्लस एच। अगर आपको पूछा जाए कि कुल किनारों की लंबाई कितनी है तो आप बता सकते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ में देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आप ऐसे समझेंगे कि सामने जो डस्टर का सामने वाला पृष्ठ दिखाई दे रहा है, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा ऊंचाई। तो आप एक बार के लिए लिख सकते हैं लंबाई गुणा ऊंचाई। उसके बाद में जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है उतना का उतना पीछे वाला हो जाएगा, उसको लास्ट में हम डबल कर देंगे। अब हम देखते हैं कि इधर वाले साइड वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होगी चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चौड़ाई को लिख सकते हैं बी से, ऊंचाई को लिख सकते हैं एच से, तो बी गुणा एच। अब देखते हैं कि ये जो ऊपर वाला पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये होगी लंबाई और गुणा ये होगी चौड़ाई, तो ये होगी लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जितना ऊपर वाले का उतना नीचे वाले का, और जितना राइट साइड वाले का उतना ही लेफ्ट साइड वाले का, जितना सामने वाले का उतना ही पीछे वाले का। इसका मतलब प्रत्येक पृष्ठ है वो डबल है, तो हम इनको पहले तो जोड़ देंगे, उसके बाद में डबल कर देंगे। अब इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख लेते हैं, एल बी, उसके बाद में बी एच और उसके बाद में एल एच। क्यों, क्योंकि 3 चीजें हैं एल बी और एच। तो सबसे पहले 2 का गुणनफल एल गुणा बी, उसके बाद में इन 2 का गुणनफल बी एच, और उसके बाद में पहले और तीसरे का गुणनफल तो एल एच। इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिखेंगे तो याद जल्दी रहेगा। इस कारण लिख देता हूं एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और इसका करना है डबल। डबल क्यों किया, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ है वो डबल होती है। अब हम इधर देखते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो इसमें तो सारे पृष्ठ बराबर हैं, तो हम एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई ए गुणा चौड़ाई ए, ए गुणा ए होता है ए का स्क्वायर। ऐसे ही इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, इसका आंसर टोटल हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसका आयतन। आयतन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु कितना स्थान घेरती है, अर्थात उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है। इन तीनों का गुणनफल आयतन कहलाता है। तो आयतन के लिए यहाँ पे तो आयतन हो जाएगा, देखो इसे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है इसकी a, और चौड़ाई कितनी है वो भी a, और ऊंचाई कितनी है वो भी a। इसमें घन में तीनों बराबर होती है, इस कारण से a गुणा a होता है a का क्यूब। लेकिन यहाँ पे आयतन देखेंगे
तो इसमें लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। इस कारण से आपको L गुणा B गुणा H ऐसा लिखना पड़ेगा। दूसरा इसमें तरीका एक और होता है। देखो आयतन जब भी ज्ञात करना हो तो आप आधार के क्षेत्रफल को अगर ऊंचाई से गुणा कर दे, क्यों? क्योंकि LB का मतलब हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मतलब लंबाई ये और चौड़ाई ये, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है फर्श का क्षेत्रफल अर्थात आधार का क्षेत्रफल, और उसको ऊंचाई से गुणा करते हैं तो भी आयतन आ जाता है। तो आप दूसरा सूत्र ये भी लिख सकते हैं आयतन का कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आयतन का एक सूत्र और होता है, वो कैसे होता है? अगर आपको तीन संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दिया गया है, संलग्न फलक का मतलब होता है कि जो लगातार तीन फलके हैं, मतलब जो एक दूसरे से सटी हुई है, उनका क्षेत्रफल अगर आपको दिया गया है तो फिर उससे आयतन कैसे ज्ञात करते हैं? तो मान लीजिए ये वाली जो फलक है इसका क्षेत्रफल है पी, ये वाली क्षेत्र फलक है इसका क्षेत्रफल है क्यू, और ये वाली फलक है इसका क्षेत्रफल है आर। तो अगर तीन संलग्न फलकों का क्षेत्रफल पी क्यू आर है तो उनका गुणनफल पी क्यू आर, उनके गुणनफल का रूट निकालने पर आयतन का मान आ जाता है। अब चेक करते हैं कि ये क्यों आता है। तो देखो पी का मतलब होता है सामने वाली फलक का क्षेत्रफल, तो सामने वाली फलक का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा ऊंचाई, तो पी की जगह आप लिख सकते हैं लंबाई गुणा ऊंचाई। उसके बाद में क्यू का मतलब हो गया इस वाली फलक का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा चौड़ाई बी गुणा ऊंचाई एच, आप लिख सकते हैं बी गुणा एच। और उसके बाद में आर, आर का मतलब होता है ऊपर वाली फलक का क्षेत्रफल, तो ऊपर वाली फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, आप इसको लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई का मतलब बी। अब यहाँ पे देखेंगे लंबाई भी दो बार आ गई, चौड़ाई भी दो बार आ गई और ऊंचाई भी दो बार आ गई, तो इसका मतलब ये तो आ जाता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। जबकि आप जानते हैं कि आयतन क्या होता है? आयतन केवल होता है एल बी एच, एल बी एच, जबकि यहाँ पे क्या आ गया? वर्ग आ गया। इसका मतलब एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर ये तो आयतन के स्क्वायर के बराबर है, तो आयतन का स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो आयतन का जब मान ज्ञात करना हो तो रूट करना होगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का। तो अब आप जानते हैं कि एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख दिया? पी क्यू आर, तो आपको इसका रूट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब पी क्यू आर का रूट आएगा तो आयतन का मान आ जाएगा। तो आप सीधा सीधा ये ध्यान रख लेना कि अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तब तो उसको गुणा कर दो एल गुणा बी गुणा एच, लेकिन अगर आपको इन प्रश्नों के क्षेत्रफल दे दे और उससे आयतन पूछ ले तो आप उनके प्रश्नों के क्षेत्रफल को गुणा करेंगे और उसके बाद में उसका रूट लगाएंगे तो आपके पास में आयतन आ जाएगा। इससे रिलेटेड सवाल भी पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है। अब देखते हैं कि इसका विकर्ण क्या होता है, तो मैं आपको विकर्ण यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो मान लीजिए आपके पास में कोई आयत है, आपके पास में कोई आयत है, उस आयत का आपको विकर्ण ज्ञात करना हो तो आप जानते हैं कि ये तो होती है इसकी लंबाई और ये होती है इसकी चौड़ाई, या आप इसको ऊंचाई कह सकते हैं। अब आपको इसका विकर्ण ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि यहाँ वाला जो ये वाली लंबाई है ये विकर्ण कहलाएगी। अब इसको मैं हटा देता हूं। अब आप जानते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ये होता है कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार है यहाँ पे एल और इसका स्क्वायर, और उसके बाद में ऊंचाई जो है या लंबाई है वो कितनी है? बी, तो आप लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर के बराबर है। तो जब आप कर्ण स्क्वायर के बराबर ये लिखेंगे तो उसके बाद में कर्ण का मान आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये देखो जहां पे दो चीजें थी, मतलब लंबाई और चौड़ाई दो ही चीजें थी, तब तो विकर्ण जो है वो आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, लेकिन इसमें तीन चीजें होती है, एक लंबाई एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। तो यहाँ पे विकर्ण ज्ञात करने के लिए हमें तीनों चीजें लिखनी पड़ेगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और उसके बाद में उसका रूट लगाना होगा तो आ जाएगा आपके पास में विकर्ण का मान। अब यहाँ पे भी विकर्ण का मान देख लेते हैं। देखो विकर्ण के लिए सेम अगर वही सूत्र यूज करें तो एल स्क्वायर, इसका मतलब लंबाई इसमें कितनी? ए, तो ए का स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है चौड़ाई, चौड़ाई भी कितनी होती है इसमें? ए ही होती है, इसके कारण से ए का स्क्वायर, और उसके बाद में ऊंचाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर का मतलब होता है ऊंचाई, इसमें भी कितनी होती है? ए, इसका मतलब ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जुड़ के हो जाएंगे तीन ए स्क्वायर, इसका मतलब आप लिख सकते हैं तीन ए स्क्वायर का रूट। अब ए स्क्वायर का रूट तो हट जाएगा लेकिन तीन का रूट हटेगा नहीं, इसके कारण से रूट तीन तो लगा रहेगा, लेकिन ए है वो अकेला ही आएगा, तो इसके विकर्ण का मान होता है रूट 3a और इसके विकर्ण का मान होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये सारी चीजें आप अभी नोट नहीं करेंगे, आपके लिए मैं जल्दी से नोट करके और टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। अब हम इनकी इकाइयों की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी घन है तो उसकी भुजा जो है उसकी इकाई क्या होती है? तो भुजा हमेशा या तो सेंटीमीटर में या फिर मीटर में या फिर किलोमीटर में ऐसे हो सकती है, अर्थात उसमें सीधी सीधी लिखी रहेगी कि इतने सेंटीमीटर भुजा है या इतने मीटर भुजा है। ऐसे ही विकर्ण जो होता है वो भी एक लंबाई है, तो विकर्ण की जो इकाई है वो भी सेंटीमीटर या फिर मीटर या फिर किलोमीटर हो सकती है। लेकिन जब आप किसी चीज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो क्षेत्रफल में दो चीजें होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसके कारण से भुजा ए गुणा भुजा ए जब गुणा होगी तो ये सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा होकर हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, इसी कारण से क्षेत्रफल की जो इकाई होगी वो होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जब आयतन की इकाई ज्ञात करनी हो तो आयतन में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीन चीजें आती है, इसके कारण से सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, तीन बार गुणा होने के कारण से ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यदि प्रश्न में लिखा गया हो कि किसी घन का माप 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो आप समझ जाएंगे कि 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ इकाई देख के पहचान लेंगे कि ये इसका आयतन है, इसका मतलब उस घन का आयतन आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, और उसके आधार पर पूछा जाए कि उस घन की भुजा क्या होगी, तो आप जानते हैं एक ही क्यूब का मान 64 है, तो 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब, इसका मतलब भुजा कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी।
अब हम दो घनों में तुलना पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक घन दिया गया है और इस घन की भुजा की लंबाई है उसको दे दिया 3 सेंटीमीटर और दूसरे घन की भुजा है इसकी लंबाई को दे दिया 4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की भुजाओं का जो अनुपात है वो आपको दिया है 3:4 और अगर आपको पूछा जाए कि इनके विकर्णों का अनुपात क्या होगा तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि भुजा भी सेंटीमीटर में होती है, विकर्ण भी सेंटीमीटर में होता है, इस कारण से जो अनुपात भुजा में है वही विकर्ण में हो जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं 3:4। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हैं विकर्ण होता है √3a, इसका मतलब a का मान 3 और इस साइड में √3a, a का मान कितना 4, √3 से √3 कट जाता है, इस कारण से आपके पास में क्या बचता है, यहाँ पे a कितनी थी 3, तो 3:4 बचता है, तो 3:4 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जब पूछा जाए कि दो घनों के भुजाओं का अनुपात 3:4 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में, इस कारण से आप इसके अनुपात का डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a², इधर भी 6a², यहाँ पे 6 दोनों साइड में कॉमन है तो वो कट जाएगा। a² का मतलब हुआ भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर दिया 9 और इधर a² का मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। ऐसे आपको पूछा जाए कि इन दोनों घनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है 27 अनुपात 4 का क्यूब कितना होता है 64। ऐसा क्यों आया? क्योंकि आयतन का सूत्र होता है a की क्यूब और इधर भी a की क्यूब, इस कारण से हम डायरेक्ट भुजा का क्यूब कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए सवाल में आपको आयतनों का अनुपात दे दिया कि ये जो पहला घन है और ये जो दूसरा घन है इनके आयतनों का अनुपात 125:216 है, ये दे दिया आपको आयतन का अनुपात। उसके बाद में कुछ भी पूछे तो आप ज्ञात कर सकते हैं। आयतन होता है क्यूब में, इसका मतलब क्यूब का अनुपात दे दिया गया है, तो कौन सी संख्या का क्यूब होता है 125, इसका मतलब 5 का क्यूब होता है, और कौन सी संख्या का क्यूब होता है 216, तो 6 का क्यूब होता है 216, इसका मतलब भुजाओं का जो अनुपात है वो 5:6 है। तो भुजाओं का अनुपात आने के बाद में आप सारी चीजें ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको इसी सवाल में पूछ लिया जाए कि दोनों घनों के विकर्णों का अनुपात क्या होगा तो वही हो जाएगा जो भुजा का, इसका मतलब 5:6 हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए इसी प्रश्न में कि दोनों घनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो आप भुजा का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। आपको कोई घन दिया गया है और उस घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब किसी घन की लंबाई है वो भी 10 सेंटीमीटर है और उस घन की चौड़ाई है वो भी 10 सेंटीमीटर है और उस घन की ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है, तो इस घन का आयतन कितना होता है, तो आप लिख सकते हैं कि आयतन बराबर होता है भुजा की क्यूब, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर और गुणा 10 सेंटीमीटर और गुणा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि इस घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, आपको ध्यान रखना है केवल यहाँ पे भुजा सेंटीमीटर में ही ली गई है, तो यहाँ पे आयतन हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना 1000 और सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो टोटल इसका आयतन हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब और इसी को कहते हैं 1 लीटर, इसी को कहते हैं 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। याद कैसे रहेगा? अगर मान लीजिए आप दूध लेने जाते हैं तो आप ऐसा आयताकार घनाकार डिब्बा लेके जाएं जिसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर, अगर तीनों 10-10 सेंटीमीटर है तो उसमें 1 लीटर दूध आ जाएगा। अब हम देखते हैं बेलन और शंकु के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बेलन का निर्माण कैसे होता है। तो जब आप मान लीजिए किसी वर्ताकार वस्तु के ऊपर दूसरी वर्ताकार वस्तु रखते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी टायर के ऊपर दूसरा टायर रखते जाएं और इस प्रकार से h ऊंचाई तक इसको रखते जाएं तो एक बेलन का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो पानी की बोतल है अगर ये बिल्कुल गोल है और ऊपर तक सेम वैसी ही है तो ये एक बेलनाकार आकृति होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सरफेस है इसकी सतह है वो घुमावदार है और घुमावदार को कहते हैं वक्र, इसका मतलब ये जो बाहर वाली सरफेस है घुमावदार सरफेस है इसको आप कहेंगे वक्र पृष्ठ। और इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका होता है, देखो ये तो हो गई इसकी बाहर वाली लंबाई एक तरीके से और ये हो गई इसकी ऊंचाई, तो ये जो लंबाई है वो कितनी है, तो मैं किसी वर्ताकार टायर को यहाँ से काट देता हूँ और उसके बाद में उसको सीधा करता हूँ तो ये एक लंबाई हो जाती है। जैसे एक पहिया है उस पहिए को यहाँ से काटने के बाद में बिल्कुल सीधा करूं, जैसे गोल गोल तार है उसको काट के सीधा करूं तो एक लंबाई आपको प्राप्त हो जाएगी और ये लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये इस तार की लंबाई के बराबर होगी। अब ये जो तार है वो एक वर्त की परिधि के बराबर है और जिसका मान होता है 2πr, इसका मान होता है 2πr, इसका मतलब ये जो तार है इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी 2πr, तो ये तो हो गई लंबाई। उसके बाद में उसको ऊंचाई से गुणा करना है, तो कुल मिला के आपको 2πr को गुणा करना है h से, तो आप गुणा करेंगे 2πr को h से, तो 2πrh हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2πrh, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ चुका है। अब देखते हैं कि वक्र पृष्ठ के अलावा और कौन सा क्षेत्रफल होता है। तो अगर इसी बेलन के नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में ढक्कन लगा दिया जाए तो आप सामने से देख पा रहे हैं कि ये जो ढक्कन है वो भी एक वर्त है, वर्ताकार है और इस वर्त का क्षेत्रफल भी ऐड हो जाएगा। तो ये जो वर्त है इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो किसी भी वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब एक ढक्कन तो नीचे की साइड में लगेगा और एक ढक्कन है वो ऊपर की साइड में लगेगा, तो एक ढक्कन का क्षेत्रफल है πr²। इसके कारण से हम दो ढक्कन लगाएंगे तो एक नीचे πr² और एक ऊपर πr², तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये जो घुमावदार वक्र पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों ढक्कन का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें इन दोनों को जोड़ना होगा। तो 2πrs तो हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
पाई आर स्क्वायर हो जाएगा नीचे वाले का और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ऊपर वाले ढक्कन का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें और इसमें देखो 2 पाई आर आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2 पाई आर आ गया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा h प्लस आर, 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर। याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो ये याद रख लेना कि 2 पाई आर एस तो हो गया वक्र पृष्ठ का और पाई आर स्क्वायर नीचे वाले का और पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले का। तो इस प्रकार से दो प्रकार के इसमें क्षेत्रफल होते हैं, वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय। उसके बाद में आपको पढ़ना होता है आयतन। अब आयतन के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी घन वाले में कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है आयतन। आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दे तो आयतन आपके पास में प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे जो आधार है वो एक वर्ताकार है और वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं पाई आर स्क्वायर को ऊंचाई से गुणा कर दूं, ऊंचाई कितनी है h, तो आपके पास में आ जाता है आयतन। तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। अब आपको देखना है कि इसमें त्रिज्या कौन सी होती है, तो यहाँ पे जो गोल गोल वर्त है इसकी त्रिज्या इस बेलन की त्रिज्या कहलाती है और यहाँ से लेके नीचे वाले बिंदु से लेके और ऊपर वाले केंद्र बिंदु तक यहाँ तक जो ऊंचाई है उसको आप h से लिखते हैं। तो ये तो हो गया आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी बेलन से आपको बनाना है शंकु। तो देखो बेलन से शंकु कैसे बनाते हैं, तो मान लीजिए आप कहीं पे घूमने गए और आपके पास में एक छोटा बच्चा है वो भी आपके साथ में चला गया। अब एक वहां पे मटका कुल्फी वाला, उसके पास में कुल्फी थी, बच्चे ने कहा कि मैं तो कॉर्न वाली आइसक्रीम ही खाऊंगा। तो कुल्फी वाले ने क्या किया, ऐसे तिरछा चक्कू लगाया और इसको चक्कू को चारों तरफ घुमा दिया। घुमाने के बाद में उसने एक यहाँ पे डंडी भी लगाई और इसको बाहर निकाल के दे दिया। बाहर निकाल के दे दिया तो देखो ऐसे दिया, जब इसको तिरछा काटा तो वो ऐसे था, बाहर निकाला तो उसके पास में एक शंकु प्राप्त हो गया। लेकिन उस आइसक्रीम वाले ने क्या किया, जो शंकु दिया तो उसने इसके 3 भाग कर दिए, एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये। याद रखने के लिए बता रहा हूं। तो 3 में से आपको केवल एक भाग ही दिया है, 3 में से केवल आपको एक भाग दिया है। तो 3 में से जब एक देते हैं तो ऐसे लिखते हैं 3 में से कितना, एक, मतलब 1/3 भाग आपको दिया है। तो ये टोटल जो कितना था, तो टोटल कितना भाग था, इसका मतलब ये टोटल आयतन कितना था, तो आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब उसका 1/3 दिया है, तो पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 होता है क्या, शंकु। इसका मतलब शंकु का आयतन तो आपको आ ही गया। तो शंकु का आयतन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये बेलन के आयतन का 1/3 होता है। इसका मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब हम देखते हैं कि शंकु में और क्या चीजें होती है। तो एक होता है इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ये जो घुमावदार है पृष्ठ है वो। एक बार मैं इसको आपको दिखा देता हूं। देखो ये जो वक्र पृष्ठ है, अगर मैं इसको आधार से अलग कर देता हूं तो ये जो घुमावदार है वो आपके पास में वक्र पृष्ठ है और इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सीधा सूत्र है, याद ही रखना पड़ेगा, पाई आर एल। पाई आर एल ये आपको याद रखना होगा। अब मुझे अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो पाई आर एल है इसमें ये जो ढक्कन है इसका क्षेत्रफल भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नीचे ढक्कन लगा हुआ है ये भी क्या है, एक वर्ताकार आकृति है। तो इस कारण से यहाँ पे जो ढक्कन है इस ढक्कन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए वक्र पृष्ठ में पाई आर स्क्वायर जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा वक्र पृष्ठ पाई आर एल प्लस संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसमें ढक्कन वाला। अब आपको तिर्यक ऊंचाई का मान ज्ञात करना भी सिखा देते हैं। जैसे आपको r का मान दिया गया हो, h का मान दिया गया हो, तो आप l का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है और इसमें l जो है वो कर्ण के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, अर्थात l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यहाँ से l का मान हो जाएगा अंडरूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ऐसा ज्ञात करके आप l का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे प्रश्न में आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और अगर आपको r और h का मान दिया गया है तो पहले आपको l का मान ज्ञात करना होगा। अब एग्जाम में कौन कौन सी संख्याएं दी जाती है, तो ज्यादातर एग्जाम में त्रिज्या का मान 7 दिया जाता है, ऊंचाई का मान 24 दिया जाता है। तो ये जो l है इसका मान 25 आ जाता है। ये आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। अब हम देखते हैं खोखला बेलन या फिर पाइप क्या होता है। तो कोई भी बेलन है अगर उसको अंदर से खोखला कर दिया जाए तो उसके बाद में एक पाइप का निर्माण होता है। तो मैं देखो ऐसे पाइप बना रहा हूं और इसमें बाहर वाला जो पृष्ठ है वो अलग होगा और अंदर वाला जो पृष्ठ है वो अलग हो जाएगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो बाहर में एक पाइप है उसमें बाहर वाली त्रिज्या जो है उसको कैपिटल आर से लिखा जाए और अंदर वाली जो त्रिज्या है उसको स्मॉल आर से लिखा जाए। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे यहां से लेके यहां तक की जो टोटल दूरी है अंदर अंदर की वो तो स्मॉल आर और यहां से लेके और जो बाहर तक की टोटल दूरी है वो है कैपिटल आर। तो इस खोखले पाइप के आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है और इस खोखले पाइप का आयतन भी पूछा जा सकता है। तो इस खोखले पाइप के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिए, बहुत ज्यादा आसान है, आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। वक्र पृष्ठ का मतलब है केवल और केवल बाहर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम जो पाइप है उसके बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वही तरीका 2 पाई आर गुणा ऊंचाई, तो 2 पाई आर एच, तो 2 पाई, लेकिन आर कौन सा आएगा, बाहर वाले के लिए कैपिटल आर आएगा और गुणा ऊंचाई एच। अब आप जानते हैं कि बाहर वाला जो पृष्ठ है ऐसे ही अंदर भी एक पृष्ठ होगा और उसका भी कुछ क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसे ही अंदर वाले पृष्ठ में भी त्रिज्या जो है वो आर होगी, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है क्या वो घटेगा या फिर जुड़ेगा, तो क्षेत्रफल जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि आपको पूछा गया है कि खोखला पाइप है, इसका मतलब जो पाइप है उसके बाहर का क्षेत्रफल और अंदर वाली साइड का क्षेत्रफल मिला के क्षेत्रफल पूछा गया है। तो अंदर वाला क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर
2 पाई और स्मॉल r और गुणा ऊंचाई h, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो आ जाएगा टोटल क्षेत्रफल किसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसके लिए, खोखले पाइप के लिए या फिर खोखले बेलन के लिए। लेकिन जब इसका आयतन पूछा जाए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले मैं एक बेलन बना लेता हूं और उसका पूरे का आयतन ज्ञात कर लेता हूं। आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप पूरे बेलन का आयतन ज्ञात कर लो, मतलब बाहर तक का आयतन ज्ञात कर लो, तो आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको खोखली पाइप का आयतन ज्ञात करना है, इसका मतलब आपको बीच वाला पार्ट उसको निकालना पड़ेगा। तो इस पाइप को खोखला बनाने के लिए मैं इसके बीच वाले पार्ट को हटा देता हूं। तो जैसे इस बीच वाले पार्ट को हटाता हूं, इसका मतलब ये जो बीच में बेलन है इसको मैं हटा रहा हूं, अर्थात इसका आयतन इसमें से घटाना होगा। तो जैसे ही आयतन घटाऊंगा तो फिर बचेगा आपके पास में केवल और केवल खोखले बेलन का क्षेत्रफल। तो बीच वाले पाइप का आयतन कितना है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पे आर कौन सा होगा, स्मॉल आर होगा। तो जब आयतन ज्ञात करना हो तो पूरे बाहर तक के आयतन में से अंदर वाले आयतन को घटा दो, तो केवल बाहर वाली जो दीवारें हैं उन दीवारों का आयतन आपके पास में आ जाएगा। तो ये तो हो गया आयतन, ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम पढ़ते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हालांकि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए सूत्र का ध्यान रखेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिख देना ये वाला 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, और उसके बाद में ऊपर एक ढक्कन नीचे और एक ढक्कन, लेकिन जो ढक्कन होगा वो इतना ही होगा केवल, क्योंकि ये खोखला पाइप है इस कारण से ढक्कन केवल इतना ही होने वाला है। तो हम इतने ढक्कन बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे ढक्कन का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जो होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम अंदर अंदर वाले को घटा देते हैं। अब अंदर भी एक वर्त है और उस वर्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो अंदर वाली त्रिज्या है आर, इसके कारण से ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटेगा। अब ये तो आ गया ऊपर वाले ढक्कन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब इसका यहाँ का ऊपर वाले ढक्कन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना ही हो जाएगा नीचे वाले ढक्कन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इसको जस्ट डबल कर देते हैं, अर्थात इसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो या तो आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, देखो पाई कॉमन आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब वक्र पृष्ठ आपने यहाँ पे लिख के दिया है और इसमें ऊपर वाले ढक्कन और नीचे वाले ढक्कन का क्षेत्रफल भी जोड़ देंगे तो आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यह है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस प्रकार से आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि कमी उम्मीद है कि इतना बड़ा तो नहीं पूछेगा। अब हम देखते हैं गोला। तो गोला एक ऐसी आकृति है जो बिल्कुल गोल है, गेंद है, मतलब एक फुटबॉल की तरह है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो किसी भी फुटबॉल या फिर गोल गेंद को बनाने के लिए आप ऐसे याद रखेंगे, आपने 4 वर्ताकार कागज के टुकड़े लिए। कितने वर्ताकार, 4 वर्ताकार कागज के टुकड़े लिए और उनको फिर आपस में ऐसे गूंथ के फिर एक गेंद का निर्माण कर लिया। जैसे आप समझ सकते हैं आपके पास में ये फुटबॉल है, इस फुटबॉल में ये जो बाहरी वाला पृष्ठ है, बाहर वाला जो पृष्ठ है ये कितना होता है, तो आप ऐसे समझेंगे कि सबसे पहले आपने कुछ मटेरियल लिया और उस मटेरियल को साइड से मतलब बाहर की तरफ से आपको कवर करना है। तो बाहर से कवर करने के लिए आपके पास में 4 वर्ताकार टुकड़े होने चाहिए। तो आप इसको बाहर की तरफ लपेट दोगे, एक टुकड़ा ऊपर रखा, एक टुकड़ा नीचे रखा, एक सामने रखा और एक पीछे रखा, तो पूरे एरिया को आप कवर कर लोगे। अब ये जो एक टुकड़ा होता है ये वर्ताकार है, इसके कारण से इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल चारों वर्ताकार टुकड़ों का टोटल जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो बाहरी वक्र पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर क्या है, इस गोले की त्रिज्या है। तो यहाँ पे आर का मान होता है गोले की त्रिज्या। अब इस गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि भुजा जो होती है वो सेंटीमीटर में होती है, क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, आयतन है वो सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो आपको आयतन ज्ञात करना है, इसका मतलब यहाँ पे आर की जगह आर क्यूब होना चाहिए, आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब होना चाहिए। इसका मतलब आर का क्यूब कर दो आप यहाँ पे, तो बाकी को तो ऐसा लिख दो 4 पाई, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर की जगह कितना लिखेंगे, आर की क्यूब लिखेंगे। अब आपने यहाँ पे 3 लिखा तो इसके एवज में बट्टे में भी आपको 3 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम गोले से अर्धगोला बनाते हैं, मतलब इस गोले को काट देते हैं। अगर इसको काट दें तो ऐसी आकृति आपके पास में प्राप्त हो जाएगी। अब इस अर्धगोले में क्या क्या चीजें होती है, तो सबसे पहले मैं आपको एक अर्धगोले टाइप की आकृति दिखा देता हूँ। ये आपके पास में अर्धगोले जैसी आकृति है, मतलब ये पूरा गोल था, आधे को काट दिया तो ये जो नीचे वाला हिस्सा बचा ये कहलाएगा अर्धगोला। अब आप जानते हैं कि पूरे गोले को बनाने के लिए 4 कागज की जरूरत पड़ी थी, मतलब 4 वर्तों की जरूरत पड़ी थी। तो आधे गोले को बनाने के लिए आपको कितने कागज की जरूरत पड़ेगी, तो 2 कागज की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो आधे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और इसके आयतन का जस्ट आधा हो जाएगा इसका आयतन। आयतन का मतलब होता है कि इसमें कितना मटेरियल है, तो पूरे गोले को बनाने में जितना मटेरियल लगा उससे जस्ट आधा मटेरियल लगेगा आधे गोले को बनाने में, तो इसका आधा करते हैं। इसका मतलब इसको आधे से गुणा करेंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब है, इसको 1/2 से गुणा करेंगे, 2 से ये कटेगा 2 बार, तो बचेगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो आप लिख सकते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे आर क्या है, तो आर है त्रिज्या गोले की, और आर यहाँ पे अर्धगोले की भी त्रिज्या आर ही है। अब आपको ज्ञात करना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर जो ये ढक्कन लगा हुआ है इसका क्षेत्रफल। तो ऊपर जो ढक्कन है वो वर्ताकार है, इसका मतलब आपको एक वर्त का क्षेत्रफल और ज्ञात करना पड़ेगा। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपको इस वक्र पृष्ठ में, तो वक्र पृष्ठ कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें आपको
ढक्कन का क्षेत्रफल भी जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर होते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि गोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं। तो पूरे गोले में वक्र पृष्ठ कहो चाहे संपूर्ण पृष्ठ कहो एक ही बात है, क्योंकि वक्र पृष्ठ भी वही है और संपूर्ण पृष्ठ भी वही है। तो गोले में आपको कहा जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कहा जाए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कहा जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों एक ही चीजें होती है और तीनों का मान कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपने एक चीज देखी होगी कि यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर भी है, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर भी है और यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर भी है। तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 पाई आर स्क्वायर होता है आधे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 3 पाई आर स्क्वायर होता है आधे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूरे गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन में सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसका मतलब 3 वाला पद आएगा, तो 4 पाई आर क्यूब आएगा, बट्टे में 3 आएगा, तो 4/3 मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। और आधे गोले का आयतन पूरे गोले के आयतन का जस्ट आधा होता है, तो यहाँ पे 4 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो आकृतियां दी गई है इनमें से किसी भी एक आकृति की तीनों भुजाओं में परिवर्तन कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए कोई घनाभ है और उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अलग अलग परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे लंबाई को 10% बढ़ा दिया, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया, ऊंचाई को 30% बढ़ा दिया, तो उसके कारण से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो कोई सी भी आकृति हो सबके लिए एक ही सूत्र लगेगा, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो अगर आपको परिवर्तन क्रम से ए बी और सी दिया हुआ हो तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करने का सूत्र है, पहले तो लिखेंगे प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और फिर प्लस माइनस सी। देखो प्लस का उपयोग तब करना है जब भुजा में वृद्धि हो, माइनस का उपयोग तब करना है जब भुजा में कमी हो। उसके बाद में दो का गुणनफल आएगा, तो प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस बी सी प्लस माइनस ए सी और बट्टे में आएगा 100। उसके बाद में तीनों का गुणनफल एक साथ में आएगा, तो प्लस माइनस ए बी सी और बट्टे में 100 दो बार आएगा, मतलब 100 गुणा 100। ये सूत्र हो जाएगा क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करने का। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। सवाल अगर आ जाए कि किसी घन की भुजा में, किसी घन की भुजा या फिर घन की जगह आ सकता है गोले की त्रिज्या, किसी घन की भुजा अथवा गोले की त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो ये ज्ञात करने के लिए आपके पास में ये सूत्र है। अब यहाँ पे देखना, घन में लंबाई है उसकी जगह भी ए आएगा, चौड़ाई की जगह भी ए आएगा और ऊंचाई की जगह भी ए आएगा, मतलब भुजा ही आएगा। तो घन की भुजा में 10% वृद्धि करने का मतलब लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी, तीनों में एक साथ में वृद्धि कर रहे हैं। ऐसा ही होता है गोले के लिए, क्योंकि गोले में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग नहीं होती, उन तीनों की जगह कौन होती है, त्रिज्या होती है। तो इस कारण से हम सूत्र में मान रखेंगे प्लस माइनस ए का मतलब पहली चीज में परिवर्तन अर्थात लंबाई में परिवर्तन, तो ये कितना हो रहा है 10 का, इसका मतलब प्लस का 10। ऐसे ही चौड़ाई में भी परिवर्तन प्लस का 10, ऊंचाई में भी परिवर्तन प्लस का 10। उसके बाद में दोनों दो का गुणनफल आएगा, तो यहाँ पे वृद्धि होने के कारण से चिन्ह रहेगा प्लस का, तो 10 गुणा 10 होता है 100। उसके बाद में प्लस 10 गुणा 10 फिर से 100 और उसके बाद में एसी का मतलब 10 गुणा 2, 10 गुणा 10 और फिर से आएगा 100 और बट्टे में कितना आ जाएगा 100 और यहाँ पे चिन्ह आएगा प्लस का। उसके बाद में आएगा प्लस, तीनों का गुणनफल मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 अर्थात ये हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10 और बट्टे में 100 गुणा 100। अब कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो गया 30 प्लस ये हो गया 300/100, 300/100 होता है 3 और प्लस यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो तो कट जाएंगे और बाकी बच गया 1/10। 1/10 का मतलब होता है 0.1, टोटल को जोड़ेंगे तो 30 और 3 33 और 0.1 हो जाएगा 33.1। इसका मतलब है किसी घन की भुजा में 10% वृद्धि कर दें तो उसके आयतन में 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। अथवा ऐसे आ जाए कि किसी गोले की त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दें तो उसके कारण से उसके आयतन में 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। एक सवाल और दिया गया है जिसमें दिया गया है कि बेलन की त्रिज्या में 10% वृद्धि, इसका मतलब त्रिज्या में 10% वृद्धि करनी है और ऊंचाई में 10% कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आप जानते हैं कि बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई तो है एक कांस्टेंट मान है, मतलब नियत मान है, इसका मतलब आर स्क्वायर, तो आर कितनी बार आई 2 बार आई और एच है वो 1 बार आया। इसका मतलब लंबाई की जगह भी आर आएगा, चौड़ाई की जगह भी आर आएगा और ऊंचाई की जगह एच आएगा, तो दो जगह तो आएगा आर। इसका मतलब त्रिज्या में आप परिवर्तन करें 10% का, इसका मतलब लंबाई में भी 10% की वृद्धि कर रहे हैं, चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि कर रहे हैं, ऊंचाई में 10% की कमी कर रहे हैं, तो कमी को हम माइनस में लिखेंगे, वृद्धि को हम प्लस में लिखेंगे। अब इनका मान सूत्र में रख देते हैं। देखो यहाँ पे जो सूत्र में प्लस या माइनस का चिन्ह है वो आता है वृद्धि या कमी के अनुसार, और यहाँ पे भी जो चिन्ह आता है वो इनके गुणनफल के अनुसार आता है। इस प्रश्न में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे। देखो सबसे पहले एक का मतलब है कि पहली भुजा में परिवर्तन, तो पहली भुजा में परिवर्तन है 10 का और वृद्धि है, इसके लिए प्लस का चिन्ह यूज करेंगे, तो प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत है नहीं। उसके बाद में बी का मतलब दूसरी भुजा में परिवर्तन, तो ये भी है 10 प्लस का, तो लिखेंगे प्लस का 10। तीसरी भुजा में परिवर्तन तो ये है माइनस का 10, क्यों, क्योंकि ऊंचाई में 10% की कमी कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे माइनस का 10। अब आएगा दो का गुणनफल, पहले इन दो का गुणनफल, तो 10 और 10 गुणा होकर हो जाएंगे 100। चिन्ह किसका आएगा, तो दोनों ही प्लस के, इस कारण से प्लस का आएगा। और उसके बाद में इन दो का गुणनफल 10 गुणा 10 है 100, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, प्लस और माइनस, माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस का 100।
फिर पहले और तीसरे का गुणनफल माइनस का 100 और बट्टे में आएगा 100। अब यहाँ पे जो चिन्ह आता है वो इसके अनुसार आता है। अगर इसका रिजल्ट निगेटिव है तब तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ अगर पॉजिटिव बचता है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो फिलहाल मैं प्लस माइनस दोनों लिख देता हूँ, उसके बाद में प्लस या माइनस। अब आएगा यहाँ इन तीनों का गुणनफल, तीनों को गुणा करते हैं तो ये प्लस प्लस तो गुणा होकर प्लस, फिर ये माइनस से गुणा होगा तो माइनस, इसका मतलब चिन्ह तो किसका आएगा, माइनस का। फिर 10 गुणा 10 गुणा 10, ये हो गया 10 गुणा 10 गुणा 10 1000, और बट्टे में 100 गुणा 100 सूत्र में है। अब इसको देखो सरल करते हैं, 10 में से 10 घट गया तो यहाँ तो बच गया 10। अब यहाँ 100 में से 100 ये घट गया, और ये माइनस का 100 बट्टे 100, 100 में 100 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और माइनस का है इसका मतलब माइनस एक बार जाएगा, तो ये माइनस 3 बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 1, और यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और बचेगा माइनस का 1/10। माइनस के 1/10 का मतलब होता है माइनस का 0.1। 10 में से पहले 1 जाएगा तो बचेगा 9, उसमें से घटेगा माइनस का 0.1, इसका मतलब 9 में से 0.1 घटाएंगे तो ये बचेगा 8.9। 8.9 किसका बचा है, प्लस का। अगर ये प्लस का बचा इसका मतलब टोटल आयतन में होगी वर्दी, अगर ये उत्तर माइनस में आता है इसका मतलब टोटल आयतन में हो जाती कमी। तो यहाँ पे 8.9% की हो गई है वर्दी। अब आपको किसी भी आकृति के बारे में पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। घनाभ में सबसे इजी है क्योंकि उसमें तीनों चीजें अलग अलग होती है। घन में आपको तीनों का मान समान रखना है। बेलन के लिए आपको त्रिज्या 2 जगह यूज करनी है, शंकु के लिए भी त्रिज्या 2 जगह यूज करनी है, गोले के लिए भी समान है। एक सवाल दिया गया है कि एक घन की भुजा 14 सेंटीमीटर है, इसमें से बड़े आकार का गोला काटकर बाहर निकाला जाए तो गोले का आयतन क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम एक घन बनाते हैं, उस घन की भुजा 14 सेंटीमीटर है, उसके अंदर से बड़े आकार का गोला काटना है। तो गोला जब काटेंगे तो वो गोला इस घन की ऊपर वाली, नीचे वाली और साइड वाली दोनों पृष्ठों को स्पर्श करते हुए कटना चाहिए। इसका मतलब बड़े आकार का आपको गोला काटना है। अब यहाँ पे एक चीज देखना कि इस घन की भुजा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ऊपर भी ये 14 सेंटीमीटर है, ऊपर भी 14 सेंटीमीटर है। तो टोटल भुजा अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब इसका जस्ट आधा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो ये जो 60 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है, वो इस गोले की त्रिज्या के बराबर है। तो जब हम एक गोला काटते हैं घन में से तो इस गोले का जो त्रिज्या है वो घन वाली भुजा की जस्ट आधी हो जाएगी। आप इसको इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है बाहर तक, और जो गोला बड़े से बड़े आकार का काटा जाएगा तो उस गोले की त्रिज्या है वो इससे जस्ट आधी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये दूरी भी 14 सेंटीमीटर। तो ये टोटल हो गया व्यास, और व्यास की जस्ट आधी हो जाएगी त्रिज्या, तो 14 का जस्ट आधा हो गया त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या आर का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। तो आपको आयतन ज्ञात करना है तो सूत्र लगा सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मान 7 रख के उत्तर निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। इसके लिए आप ये समझो कि आपके पास में 1000 ml की मान लो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, और आपके पास में एक छोटा गिलास है जिसमें 200 ml कोल्ड ड्रिंक आती है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इस बोतल से कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, बोतल के आयतन में इस गिलास के आयतन का भाग देंगे, मतलब बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु के आयतन का भाग देंगे। 1000 में 200 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, इसका मतलब 5 गिलास भरे जाएंगे। तो जब भी आपको किसी बड़ी वस्तु को पिघलाकर छोटी वस्तुएं बनानी हो तो संख्या ज्ञात करनी हो तो बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु के आयतन का भाग दे दो। अब यहाँ पे बड़ी वस्तु है वो भी एक गोला है, छोटी वस्तु है वो भी एक गोला है, तो बड़ी वस्तु का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यूब, और छोटी वस्तु है गोला, उसका भी आयतन हो जाएगा 4/3 पाई छोटे वाला आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, बड़े वाला आर कितना है 14, तो 14 के क्यूब में भाग दे देना। छोटे वाले गोले की त्रिज्या है 2, तो 2 के क्यूब का 14 में 2 का भाग चला जाएगा तो 7, 7 का क्यूब हो जाएगा 343। इसका मतलब 343 आपके पास में छोटी छोटी गोलियां प्राप्त हो जाएगी। एक प्रश्न देखते हैं। एक पानी की बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब पानी की बेलनाकार टंकी है, इसके आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसे 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला डुबो दिया जाए। इसमें 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है वो डुबो दिया जाए तो टंकी के जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी, मतलब इसका जो जल स्तर है वो कितना बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए पहले कोई भी जल स्तर रहा होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्या करना है, ये जो गोला है वो इसके अंदर डुबोना है। अब आप ही बताइए कि ये जो गोला है वो कितना पानी ऊपर उठाएगा। तो जितना आयतन इस गोले का खुद का है उतना ही आयतन ये ऊपर उठाएगा। तो जो आयतन ऊपर उठेगा वो भी तो बेलनाकार रूप में ही ऊपर उठेगा। इसका मतलब इतना जो आयतन है तो ये भी एक बेलन बन जाएगा। नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं होता, जितना पानी ऊपर उठेगा उसका आयतन और इस गोले का आयतन बराबर कर देना है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ पे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के। अब यहाँ पे पाई से पाई तो कट जाएगा और आर स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या कितनी है 20, तो 20 गुणा 20 और गुणा एच बराबर यहाँ पे 4/3 और आर क्यूब, आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणा 12 गुणा 12। अब आप आसानी से पक्षांतरण कर सकते हैं, 20 गुणा 20 का पक्षांतरण करेंगे तो इधर भाग लग जाएगा और आपके पास में आएगा h बराबर 4/3 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 और बट्टे में 20 गुणा 20।
अब आप कैलकुलेशन कर लेना, h का मान जो भी पॉइंटों में आएगा इसका मतलब उतनी ही ऊंचाई में जल स्तर में वृद्धि होगी। मान लीजिए h का मान 1 सेंटीमीटर आता है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। अगर h का मान 3 सेंटीमीटर आता है, इसका मतलब जल स्तर है वो 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। ऐसे प्रश्नों में हमें यही ज्ञात करना होता है कि जल स्तर में कितनी वृद्धि हुई है। हमें पहले जो पानी था उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। आप इसके चक्कर में मत पड़ जाना कि पहले कितना पानी था, पहले उसको कैलकुलेट करता हूं, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो जब एक आकृति को दूसरी आकृति में डुबोते हैं तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना इसका जो आयतन है उतनी ही वृद्धि इसके आयतन में हो जाएगी, अर्थात दोनों का आयतन बराबर कर देना। तो यहाँ पे आयतन ये वाला मतलब इसके वृद्धि वाला आयतन और इसका जो टोटल आयतन है वो बराबर हो जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। ऐसे ही जब किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनानी हो, मान लीजिए एक गोले को पिघलाकर एक घन बनाना हो, तो उस स्थिति में भी आपको गोले के आयतन को घन के आयतन के बराबर करना है। ऐसे ही मान लीजिए आपने एक आयताकार गड्ढा खोदा, तो आयताकार जो गड्ढा होता है वो एक प्रकार से घनाभ के रूप में होता है। उस गड्ढे से निकाली गई मिट्टी से आपने एक दीवार बना दी, तो जो दीवार होती है वो भी एक घनाभ आकार की होती है। अब इसका आयतन और इसका आयतन भी बराबर कर देना है, तो इसकी आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना गहराई, क्योंकि ऊंचाई नहीं होती गड्ढे की, गहराई होती है। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई की जगह आ जाएगा गहराई बराबर इस दीवार की लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऐसे ही आपको अलग अलग आकृतियों के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। सारे सवालों में आपको क्या करना है, जहां एक आकृति से दूसरी आकृति बन रही हो तो ऐसी स्थिति में दोनों आकृतियों का आयतन है वो बराबर कर देना है। एक दो सवाल और देखते हैं। आरपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था कि एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन के आधार की त्रिज्याएं तथा उनकी ऊंचाइयां आपस में बराबर है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखेंगे सबसे पहले एक शंकु का नाम दिया गया है, तो सबसे पहले हमें शंकु को लिखना है, उसके बाद में अर्धगोला तो अर्धगोला बना दिया और उसके बाद में बेलन तो बेलन बना दिया। फिर कहा इनके आधार की त्रिज्याएं बराबर है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या r और इसकी भी त्रिज्या r और इसकी भी त्रिज्या r, तीनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर है तथा उनकी ऊंचाइयां भी आपस में बराबर है। तो अब आप जानते हैं कि अर्धगोले की ऊंचाई कौन सी होगी, तो यहां से लेके यहां तक हो जाएगी। अब अर्धगोले की ऊंचाई कितनी हुई, तो आप जानते हैं केंद्र से लेके परिधि तक जो दूरी होती है वो तो r होती है, चाहे आप यहां से देख लो तो भी r होती है और यहां से देख लो तो भी r होती है। इसका मतलब अर्धगोले की ऊंचाई r ही होती है, तो फिर इतनी ही ऊंचाई लेनी है बेलन की और इतनी ही ऊंचाई लेनी है शंकु की। तो शंकु की ऊंचाई की जगह भी क्या आ जाएगा r और बेलन की ऊंचाई की जगह भी क्या आ जाएगा r आ जाएगा। अगर यहाँ पे गोला होता तो प्रश्न में गोला होने की स्थिति में गोले की ऊंचाई कितनी हो जाती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो गोले वाली स्थिति में यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r, यहाँ से यहाँ तक भी स्मॉल r, तो टोटल हो जाती है r प्लस r 2r। तो गोले की ऊंचाई आ जाती है, तब आपको करना है 2r। अर्धगोला है तो ऊंचाई r। अब देखो मान रख दो, पाई से पाई कट गया, पाई को सब में काट दो क्योंकि आपको आयतनों का अनुपात पूछा है। इसका मतलब आपने क्या किया, तीनों के आयतनों का सूत्र लिख दिया, तो सूत्र लिखने के बाद पाई से पाई कट गया। अब आपको r का मान रखना है, तो r का मान r ही है, इसमें भी r है और इसमें भी r है। अब यहाँ पे जो h ऊंचाई है उसकी जगह भी आप r लिखेंगे, तो जैसे ही h की जगह r लिखेंगे तो r स्क्वायर गुणा ये r, ये हो जाएगा r का क्यूब, यहाँ बचेगा r का क्यूब और ये बट्टे में 1/3 अनुपात, यहाँ पे भी 2/3 और यहाँ पे कितना r का क्यूब, और यहाँ पे देखो ये पाई कट ही चुका है, r स्क्वायर गुणा h कितनी है r, तो r स्क्वायर गुणा r, ये भी हो जाएगा r का क्यूब। अब r का क्यूब सब में कॉमन है तो काट दो, कितनी बार कटा एक बार, कितनी बार कटा एक बार, कितनी बार कटा एक बार। अब यहाँ पे बचा 1/3, यहाँ पे बचा 2/3 और यहाँ पे बचा 1, बट्टे में सबके 3 है, तो सरल अनुपात में बदलने के लिए तीनों को 3 से गुणा कर दो, इसको भी 3 से गुणा कर दो, इसको भी 3 से गुणा कर दो, इसको भी 3 से गुणा कर दो। 3 से 3 कटेगा कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब 1 बच गया। यहाँ पे 3 से 3 कटेगा, कितना बच गया 2, और यहाँ पे 3 1 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 3, तो ये होगा 1:2:3। प्रश्न दिया गया है कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार तार बनाया जाए तो तार की लंबाई क्या होगी। तो आपको एक गोला दिया गया है और इस गोले से बनाना क्या है, बेलनाकार तार। इसका मतलब बेलनाकार जो तार होगा तो वो एक प्रकार से बेलन की तरह ही हो जाएगा। अब जो तार की लंबाई होगी वो इसे बेलन की ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। अब इससे आप ये बना रहे हैं, इसका मतलब इसका आयतन और इसका आयतन दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये गोला है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब और बराबर हो जाएगा इस बेलन के आयतन की। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, यहाँ पे पाई से पाई कट जाता है। अब मान रखेंगे तो 4/3 और r क्यूब, तो यहाँ पे गोले की त्रिज्या कितनी है 24, तो ये हो जाएगा 24 गुणा 24 और बराबर r स्क्वायर h। यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, तो इसकी त्रिज्या आपको लेनी है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 गुणा h कितनी है इसकी लंबाई के बराबर, क्योंकि तार की ऊंचाई कह दो चाहे लंबाई कह दो एक ही बात है, तो हम l लिख देते हैं या फिर h लिख देते हैं, एक ही बात है। अब काटापीटी कर देते हैं, 12 से कट गया 2 बार, 12 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 8 बार। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 2 गुणा 2 4, 4 को 4 से गुणा किया तो 16, 16 को 8 से गुणा करेंगे तो जो भी आएगा वो h का मान आ जाएगा, और किस में आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि सारी इकाइयां किस में है सेंटीमीटर में। तो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो दी गई इकाइयां हैं वो भी पहले बराबर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे डेसीमीटर दिया होता तो देखो 10 सेंटीमीटर बराबर होता है मीटर, तो ऐसी स्थिति में अगर डेसीमीटर दिया गया हो, यहाँ पे दिया रहता 24 डेसीमीटर, तो हम ऐसे लिखते 24 और डेसीमीटर की जगह हम क्या लिख देते 10 सेंटीमीटर, ऐसे लिखते 24 गुणा 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 240 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर,
ये तो चीजें आप जानते ही होंगे। इस प्रकार से आपको दोनों के आयतनों में कंपैरिजन करके और उत्तर निकाल लेना है। तो क्षेत्रमिति के सवाल उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, जिसमें एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाए, तो दोनों आकृतियों के जो आयतन है उसमें कंपेयर करते हुए दोनों के सूत्र लिखना और जो मान दे रखे हैं वो लिखना, आपका उत्तर आ जाएगा। धन्यवाद।